इस देश का मूल निवासी कौन है? ये भारत आखिर किसका देश है? ये बहस आजकल आपको हर जगह पर मिल रही होगी। कोई अपने आप को मूल निवासी सिद्ध करने में लगा हुआ है, तो कुछ लोग दूसरों को बाहरी आक्रांताओं के वंशज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर इस विषय को इतनी आग कौन दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल जय भारत जय। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का मूल निवासी आर्य है या फिर द्रविड़। चर्चा को आरंभ करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस मसालेदार विषय को आखिर समाज के समक्ष ला कौन रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वही विषय हैं जिनका प्रयोग कर कर बाहरी आक्रांता, चाहे वो मुगल रहे हों चाहे वो अंग्रेज रहे हों, उन्होंने भारतीयों को तोड़ा है, खंडित किया है, उसके पश्चात इन पर राज किया है। तो आज के इस विषय में हमको समझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी कि ये विषय आग में और प्रकाश में आजकल हमारे नेता हिला रहे हों, चाहे वो दक्षिण भारत के कमल हासन हो या फिर उत्तर भारत के कुछ छोटे मोटे पार्टियों के नेता, जिन्होंने बहुजन, आर्यन, द्रविड़, मूल निवासी आदि शब्दों की खोज की है। तो हमें इस विषय को पूरी तरह से अवश्य समझना चाहिए। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ओरिजिनल भारतीय या असली मूल निवासी या ये भारत का जो असली वारिस है वो कौन है, आर्यन या फिर द्रविड़। इस विषय को समझने के लिए हमें 5 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, जिसको हम बिंदुवार यदि एक एक बिंदु पर नजर डालते चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये आर्यन और द्रविड़ की थ्योरी है क्या। तो जो 5 बिंदु हैं उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है भारत का प्राचीन भूगोल। दूसरा बिंदु भारत का प्राचीन इतिहास। तीसरा बिंदु भारत के प्राचीन अभिलेख। चौथा बिंदु भारत के खुदाई में मिले नरकंकाल एवं शिलालेख। पांचवा बिंदु आक्रमणकारियों के भय के कारण परंपराओं का उदय। इन 5 बिंदुओं को यदि हम सटीक तरीके से समझ जाएंगे तो आज हम ये अवश्य समझ जाएंगे कि ये आर्यन और द्रविड़ की विविधता में अंतर क्या है और कौन है भारत का मूल निवासी। दोस्तों, इन सभी 5 बिंदुओं को मैं विश्लेषित करूं, इसको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं कुछ तथ्य आपको समझाना चाहता हूं, जिसको समझने के बाद आप इस आर्यन और द्रविड़ के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, विश्व पटल के इतिहास में यदि आप नजर डालें तो विभाजन जो शब्द निकल कर आया, उस शब्द की पैदाइश हमारे अंग्रेजों ने हमको गिफ्ट में दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये नस्ल भेद शब्द ही अंग्रेजों की एक विधिवत खोज है। यदि आप आज देखें तो हम उन्हीं चीज़ों को मान्यता देते हैं जो चीज़ें वैज्ञानिक हैं। तो इस विज्ञान शब्द को समझने के लिए हमको सबसे पहले विभाजन को समझना होगा, क्योंकि बिना विभाजन के विज्ञान संभव ही नहीं है। हम किसी चीज़ को भी समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले विभाजन करना होगा, फिर हम विभाजित पार्ट का अलग से एक एक विज्ञान खोज सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूरे अंतरिक्ष को बांटना होगा, फिर पृथ्वी को बांटना होगा, फिर राष्ट्र को बांटना होगा, फिर प्रदेश को बांटना होगा, फिर जिले को बांटना होगा, फिर दल को बांटना होगा, फिर व्यक्तियों को बांटना होगा, फिर लिंगों को बांटना होगा, फिर अंततः हमें रंगों को बांटना होगा कि कौन सा व्यक्ति श्वेत वर्ण का है, कौन सा कृष्ण वर्ण का है, तभी उसमें हमें विज्ञान मिलेगा। तो आप अब समझ रहे होंगे कि विभाजन की विचारधारा ही विज्ञान से प्रकट हुई है। इसका ये अर्थ है कि ये मूल निवासी की थ्योरी तभी विकसित हुई जब से विज्ञान का विकास शुरू हुआ, और यही बात हम भारतीय नहीं समझ पाए, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। आगे हम विषय पर चलें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात मैक्स मुलर के संबंध में बताना चाहूँगा। दोस्तों, नस्ल भेद पर नरसंहार, इस विषय को यदि हम ढूंढेंगे तो यह विषय सबसे ज़्यादा हमें मैक्स मुलर द्वारा एक्सप्लेन मिलेगा। और आप यदि इतिहास को देखेंगे तो आपको मिलेगा जितना नरसंहार यूरोप में गोरे और काले व्यक्तित्व को लेकर हुआ है, उतना नरसंहार अभी तक
किसी और भेद को लेकर नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का वर्ण भेद रहा हो, चाहे वो मूल निवासी वर्सेस आर्यन का भेद रहा हो। इसका अर्थ ये है कि नस्ल भेद को बहुत विधिवत मैक्स मुलर और अंग्रेजों ने समझा है। हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ताना बाना अंग्रेजियत की देन है। दोस्तों, आप सबने ये अवश्य सुना होगा कि हमारे राष्ट्र पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कूटनीतिक प्रयोग किया था। वो कूटनीतिक प्रयोग हम सिर्फ कुछ शब्दों में सुन पाते हैं, उसका हम देखेंगे अपने आम बोलचाल भाषा में। तो बताया जाता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इस नीति का प्रयोग उन्होंने व्यवहारिक रूप में किस प्रकार किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वही फूट डालो नीति राज करो नीति का अंग है, ये आर्यन और द्रविड़ का भेद। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी विचारधारा हमारे भारत की रही है। इस प्रकार विचारधारा के पल्लवित होने के बाद भी यदि हम आर्यन और द्रविड़ की खोज करें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। जिस संस्कृति में ये बताया गया हो कि पूरा संसार ही कुटुंब है, वो संस्कृति विभाजन की बात आखिर कैसे करती है और क्यों करती है, इसको समझने के लिए मैंने जो इस वीडियो में पहले ही 5 पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। दोस्तों, जो पहला पॉइंट था वो था भारत का प्राचीन भूगोल। तो यदि आप भारत के प्राचीन भूगोल पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि अफगानिस्तान से लेकर सिंध होता हुआ कन्याकुमारी तक ये अखंड भारत ही था। इसका अर्थ है कि दक्षिण में हिंद महासागर से किसी भी प्रकार के आक्रमण की संभावना शून्य हो जाती है। उत्तर भारत का बॉर्डर हमेशा से खुला रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी आक्रमण अखंड भारत पे हुए वो उत्तर भारत से हुए होंगे। ऐसे में सांस्कृतिक घालमेल का सबसे अधिक जो चांस था वो उत्तर भारत की संस्कृति में था। इसी कारण से उत्तर भारतीय की कुछ परंपराएं दक्षिण भारतीयों से भिन्न होना प्रारंभ हो चुकी थीं और यही वो स्थान था जहां पर हमको फूट डालो राज करो की नीति लगाई जा सकती थी। मित्रों, आप ये भी जानते होंगे कि उत्तर भारत के आक्रमणकारियों का क्या प्रभुत्व रहा। अगर आज आप देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नाम मात्र के शेष रह गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन लोगों ने आर्यन और द्रविड़ थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से माना, उनका क्या हाल हुआ है आप इतिहास को न देखें, वर्तमान को ही देखकर समझ सकते हैं। आज वहाँ पर लगभग सभी लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। दूसरा बिंदु ये था कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर देखें तो भारत का इतिहास बिना राम और कृष्ण के अधूरा है। यदि हम राम को देखेंगे तो हमको मिलेगा कि राम श्याम वर्ण के थे, जो कि द्रविड़ों का एक करैक्टर बताया जाता है। और यदि आप रावण को देखेंगे तो वो श्वेत वर्ण का पिंगलाक्षी बड़ी आंखों वाला था। तो क्या यहाँ पर हम ये समझें कि राम द्रविड़ थे और रावण आर्यन था? नहीं। यदि हम लॉर्ड कृष्णा को ही देखें तो भगवान कृष्ण को श्याम वर्ण का बताया गया है, जबकि मामा कंस को श्वेत वर्ण का बलशाली बताया गया है। तो यहाँ पर वो थ्योरी तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती है कि द्रविड़ श्याम वर्ण के होते हैं और उनकी आंखें छोटी होती हैं, या फिर आर्यन बड़ी भुजाओं वाले होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, पिंगलाक्षी होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप भारत के इतिहास को भी देखेंगे तो आपको आर्यों और द्रविड़ों में कोई अंतर नहीं मिलेगा, जो अंतर आज के राजनेता हमको सिखाने में लगे हुए हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, खोदाई में मिले अवशेष। खुदाई में मिले अवशेषों को समझने के लिए हमको चलना होगा हरियाणा के रत्नागढ़ी की खुदाई में, जहां से कुछ नरकंकालों को पाया गया है, जिनकी उम्र लगभग 4000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। और जब इस नरकंकालों का डीएनए परीक्षण कराया गया तो उससे सिद्ध हुआ कि ये सारे के सारे नरकंकाल आर्यन के डीएनए से बहुत ही भिन्न हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में द्रविड़ भी हरियाणा के उत्तर भारत यानी कि हरियाणा में भी
पाए जाते थे। यहाँ से भी हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे कि आर्यन उत्तर भारतीय हैं और द्रविड़ दक्षिण भारतीय हैं। अतः यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट हमको फेल नजर आता है। नंबर 4, उपलब्ध भारतीय अभिलेख। यदि हम आज के उपलब्ध भारतीय अभिलेखों को पढ़ें और उनसे आर्यन और द्रविड़ की थ्योरी को समझने का प्रयास करें तो भी हमें कुछ उलट ही देखने को मिलेगा। यदि हम स्कंद पुराण में जाएं और देखें तो आपको मिलेगा कि हजारों साल पहले यहाँ पर सनातन संस्कृति की परंपराओं को अच्छे से पालित करने के लिए ब्राह्मणों के 2 गुट को बांट दिया गया था, जिसमें 5 गुट दक्षिण भारतीय सनातन संस्कृति के जिम्मेदार थे और 5 गुट उत्तर भारतीय सनातन संस्कृति के जिम्मेदार थे। लेकिन ये भी विभाजन भी संस्कृति को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलाए जाने के लिए थी, ना कि यहाँ पर किसी नस्ल भेद या वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई है। तो इस पुराण को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि ये सब एक ही साथ रहते थे, एक ही आश्रम में पढ़ते लिखते थे। उसके बाद जब यहाँ पर संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखने की बात आई तो उनको 2 गुटों में विभाजित किया गया। इस तथ्य को जब आज के नेताओं के समझ में ये बात आ गई तो उन्होंने इस विभाजन के तथ्य को उठाकर भारतीयों को ही बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें कुछ को मूल निवासी और कुछ को आर्यन यानी कि आक्रांता बताया है। इसी प्रकार जो दूसरा अभिलेख है महाभारत का, उसमें भी यदि आप नजर डालेंगे तो जब अर्जुन जुआ खेलने अपने मामा शकुनी के साथ जाते हैं तो वहां पर उनको 10 योद्धा, 10 राजकुमार जैसा संबोधन मिला है। लेकिन उसी अर्जुन को जब आप महाभारत में भगवान कृष्ण के साथ देखेंगे तो वहां स्वयं कृष्ण ही अर्जुन को हे आर्य से संबोधित करते हैं। अतः हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि उस जमाने में, उस काल में जिस तरह का कर्म व्यक्ति कर रहा होता था उसी तरह का संबोधन उसको दिया जाता था। नंबर 5, आक्रमणकारियों का भय नई परंपराओं का उदय का कारण बना। दोस्तों, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों के परंपराओं में जो अंतर आपको देखने को मिलता है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है उत्तर भारतीयों पर आक्रांताओं का आक्रमण। ये दोस्तों आक्रमणकारियों का जो प्रभाव रहा है उसको समझने के लिए हमें बिहार चलना होगा। यदि आप देखें तो बिहार शुरुआत से ही बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से शांति का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि उसी बिहार में क्रांतिकारी धर्म सिख का उदय गुरु नानक साहब ने कर दिया। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि शांति के दूत बिहार में क्रांति का उदय हो जाता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आक्रांताओं ने भारत में क्या किया। व्यक्ति परिस्थिति के आगोश में आकर कभी आर्यन तो कभी द्रविड़ हो जाता है। हम हिंदुस्तानी ना तो कभी आर्यन थे ना कभी द्रविड़ थे, हम थे तो सिर्फ भारतीय थे। इस विषय को किस तरह से दूषित किया जाए और हम पर शासन किया जाए, इस शासन की मंशा रखने वाले नेताओं ने हमें कुछ नए पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए, जिसमें आर्यन और द्रविड़, मूल निवासी, बाहरी निवासी, इन सब के विषयों को ओतप्रोत कर दिया गया। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।